हेलो ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स बिजनेस इकोनॉमिक्स की आरटीपी सितंबर 24 एंड जनवरी 25 की हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द आरटीपी ऑफ May 25 एग्जाम. ओके, starting with the first question of business economics RTP, that is fiscal federalism mainly deals with. Fiscal federalism ध्यान है ना, fiscal federalism mainly finance commission टेक केयर करती है फिजिकल फेडरलिज्म का, जिसमें आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो. तो इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाई करेक्ट इज ऑप्शन ए. अंडर आर्टिकल 112 of the annual financial statement is presented in which the House of Parliament. Under Article 112, the annual financial statement is presented in which House of Parliament first? बेटा सबसे पहले AFS प्रेजेंट होता है इन लोकसभा, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नाउ लिसन, मेजर अथॉरिटी ही बजट से रिलेटेड लोकसभा के पास में है, राज्यसभा के पास में कोई मेजर अथॉरिटी नहीं है. तो ये हम बजटिंग में देख ही चुके हैं, दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन ए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग? इनमें से कौन सा नीति आयोग का फंक्शन नहीं है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन तो है, अलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू स्टेट्स नहीं, ये नीति आयोग नहीं करता है. दैट इज वाई करेक्ट इज ऑप्शन ए. प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये तो डायरेक्टली तुम्हारे मॉड्यूल के फंक्शंस में देके रखा है नीति आयोग के. एंड इट सर्व्स एज अ थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट, ये भी डायरेक्टली देके रखा है. करेक्ट इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 है, द गवर्नमेंट ऑफर्स मिनिमम अश्योर्ड प्राइस टू द फार्मर्स टू प्रोड्यूस टू परचेज देयर आउटपुट इज कॉल्ड. मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5, ऊपर वाले क्वेश्चन में तुमको समझा ना, मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज कि जितना मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ऑफर करेगी फार्मर को उनका आउटपुट खरीदने के लिए, उसे कहा जाता है एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्राइस इन कोल्यूसिव ओलिगोपोली इज डिसाइडेड बाय. कौन डिसाइड करता है कोल्यूसिव ओलिगोपोली में? बेटा अगर कोल्यूड हो रही है ओलिगोपोली, कार्टेल बना रही है, तो डेफिनेटली प्राइस लीडर इमर्ज हो रहा है. और हमने अपन ने अलग अलग तरह की 3 तरह की प्राइस लीडरशिप देखी थी. पैरामेट्रिक थी, या फिर बाय अ लो कॉस्ट फर्म. ठीक है, तो इनमें से सबसे अप्रोप्रिएट विल बी ऑप्शन बी. अ गुड क्वेश्चन, अगेन यू शुड मार्क. क्वेश्चन नंबर 6 है, द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेलिंग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट वाज गिवन बाय. अगेन अ गुड क्वेश्चन, इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, इट वाज एडवर्ड चेम्बरलिन. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल? डायरेक्ट क्वेश्चन है. टेक्निकल फाइनेंशियल, ये तो इंटरनल इकोनॉमीज होती हैं. इकोनॉमीज ड्यू टू लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री बिजनेस, उसे कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी, एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 8 देके रखा है, द शेयर ऑफ टैक्स बोन बाय सेलर विल बी लार्जर. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. किसी भी सेलर का शेयर ऑफ टैक्स बोन लार्जर कब होगा? ठीक है, मतलब यार वो जीएसटी कब ज्यादा भरेगा? कब ज्यादा भरेगा? जब लग्जरी प्रोडक्ट्स में डीलिंग हो रही है. लग्जरी प्रोडक्ट्स में कब डीलिंग होती है? जब कस्टमर की डिमांड कैसी होती है, लग्जरी में अगर डील हो रहा है तो इट विल बी इलास्टिक. ठीक है, जल्दी चेंज होगी. एंड इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस इलास्टिक, ये गलत है. अगर वो इन इलास्टिक है तो भी गलत है बेटा. अगर वो इन इलास्टिक है तो वो नेसेसिटी है, तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स ज्यादा नहीं भरना पड़ेगा, कम भरना पड़ेगा. एंड इफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट हैज ग्रेटर इलास्टिसिटी, तो फिर आपको ज्यादा भरना पड़ेगा टैक्स. ओके, सप्लाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ नहीं जा रहे हैं. लेकिन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश इज कंसर्न विद वेलफेयर प्रोपोजिशन. डायरेक्ट क्वेश्चन है, करेक्ट इज ऑप्शन ए, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड अंडर. एक्सेस कैपेसिटी बेटा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पे आपको एफिशिएंट लेवल पे काम करना ही होता है. ओके, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, सब में एक्सेस कैपेसिटी हो सकती है. क्वेश्चन नंबर 11 है, information technology bubble burst 2000 is an example of business cycle. Correct is option A. ये पहले आरटीपी में भी आ चुका है. What is the limitation of consumer surplus? Consumer surplus की क्या limitation है कि इसे easily measure नहीं किया जा सकता, ये तो है ही limitation. And is derived from a commodity is affected by availability of substitutes. कंज्यूमर सरप्लस derived from a commodity is affected by availability of substitute. बेटा ये दोनों ही लिमिटेशन देके रखी है तुम्हारे मॉड्यूल में. कंज्यूमर सरप्लस को प्रिसाइसली मेजर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और दूसरी चीज की सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी के साथ आपका कंज्यूमर सरप्लस चेंज होगा. ठीक है, लेकिन ये कहीं भी मेंशन नहीं, मतलब सब्सटीट्यूट की अवेलेबिलिटी का केस कहीं भी मेंशन नहीं है. एंड ये दो लिमिटेशंस कंज्यूमर सरप्लस की है.
That is why the correct is option C. Example of third degree price discrimination. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इनमें से किसमें होगा? बेटा एरिया के बेसिस पे, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे थर्ड डिग्री बोला जाता है। तो डंपिंग होती है यार, बाहर की कंट्रीज जब हमारी कंट्री में सस्ते में गुड्स बेच रही है इन कंपैरिजन टू देयर ओन कंट्री, तो वो भी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। पहला ऑप्शन सही है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूज। डिफरेंट प्राइस आप चार्ज कर रहे हो कमर्शियल यूज के लिए और डोमेस्टिक यूज के लिए, तो ये भी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ही एग्जाम्पल है। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइसेस चार्ज हो रही है। लोअर प्राइसेस इन रेलवेज फॉर सीनियर सिटीजन, ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से आप प्राइसेस को चेंज कर रहे हो, सीनियर सिटीजन के लिए कम रेट्स हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में तीनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल सही है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, विच एक्टिविटी इज टर्म्ड एज एक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर? ईच प्रोडक्शन तो बेटा एग्रो रिलेटेड है, तो प्राइमरी सेक्टर है। मोबाइल प्रोडक्शन, प्रोडक्शन अगेन एज अ सेकेंडरी सेक्टर। बेटा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम वैसे तो सेकेंडरी सेक्टर होना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जनरली दोनों सेकेंडरी में जाते हैं। और फिशिंग प्राइमरी सेक्टर होना चाहिए। ओके, लेकिन अब इन सब में से अगर एक ऑप्शन चूज करना है तो हमें कंस्ट्रक्शन चूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोबेबली इट इन्वॉल्व्स मोर नंबर ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ज्यादा लेबर सर्विसेज में इन्वॉल्व रहेगी। एंड वन ऑफ द रीजंस इज आरटीपी इज गिवन हैज गिवन दिस एज द आंसर, तो तुमको ये याद करना पड़ेगा। हालांकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जनरली सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट माना जाता है। मार्क दिस क्वेश्चन एंड लर्न इट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एफआईआई हेल्प्स टू इम्प्रूव फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। याद है ना, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। बाहर वाले सिर्फ हमारे यहाँ की सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रॉफिट या स्पेकुलेटिव गेन कमाने के लिए। तो ये क्या इंप्रूव करते हैं? कैपिटल मार्केट, इक्विटी कैपिटल, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, तीनों ही बिल्कुल सही है। एंड दैट इज वाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर was in this year. Devaluation कब हुआ था यार? Devaluation हमारी कंट्री में हुआ था in the year 1991, and that is why correct option is option C. Which of the following statement is true about the Indian economy? Indian monetary system. Indian monetary system के बारे में इनमें से कौन सा सही है? Very good question again. बेटा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड पहले चलता था कंट्री में, अब चेंज हो गया था। 1970s ऑनवर्ड्स चेंज हो चुका है। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। नहीं, वी आर नॉट इवन बेस्ड ऑन क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड, वी आर बेस्ड ऑन पेपर स्टैंडर्ड। ठीक है, पेपर स्टैंडर्ड वो होता है जिसमें जो भी फिएट मनी गवर्नमेंट इश्यू करेगी उसके अगेंस्ट गोल्ड की बैकिंग देने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड मतलब यहाँ पर जितना भी पैसा गवर्नमेंट इशू करेगी उसे एक लाइबिलिटी की तरह लिया जाएगा। अ, मतलब यू आर ट्रीटिंग देम एज बोरोर, है ना? और ये पैसा दे प्रॉमिस टू रिटर्न बैक। ये पैसा दे प्रॉमिस, इट्स अ काइंड ऑफ प्रॉमिस कि ये पैसा हम आपको वापस देंगे। तो ये हमारी कंट्री में ये क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड भी नहीं चलता है। वी गो थ्रू विथ स्टैंडर्ड, वी ओनली अडॉप्ट पेपर स्टैंडर्ड। वेरी डिफरेंट क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन नंबर 17. You should mark this question. Which of the following statement is true about money supply? इनमें से कौन सा सही है? It is the total volume of money that is held by government. नहीं, गवर्नमेंट को तो कंसिडर नहीं करते हैं मनी सप्लाई में। It is the total amount of volume of money that is held by general public of a country over a period of time नहीं होता है, point of time होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है, coming on to option C, that is it is the total demand volume of money that is held by general public of a country at a particular point of time. बेटा ऑप्शन सी एब्सोल्युटली सही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है मनी सप्लाई, एंड दैट इज व्हाई वी विल गो विद ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स? क्रेडिट क्रिएशन को लेके क्या सही है? बैंक क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ their टोटल एसेट? नो, दे क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल डिपॉजिट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, दैट इज व्हाई वी विल गो विद ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी राइजेस। कब बढ़ेगा यार डिमांड फॉर मनी? जब द क्वांटिटी डिमांड ऑफ मनी राइजेस एज द इंटरेस्ट रेट्स राइजेस। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बढ़ेगा क्या? नहीं, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ रहे हैं तब तो हम मनी कम रखना चाहेंगे और बॉन्ड्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि वहां से हमको इंटरेस्ट की इनकम होगी। जब इंटरेस्ट रेट गिरेंगे तब ऐसा होगा, याद है लिक्विडिटी ट्रैप, जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरने लग जाते हैं तो मनी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बैंक में पैसे रखने से या कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसे रखने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है। करेक्ट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, ओपन मार्केट ऑपरेशन
will become successful if there is, कौन सी इकोनॉमी में ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे? फ्री मार्केट इकोनॉमी में भी हो सकते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी में भी हो सकते हैं. There is a free market economy. See, we are not going with free market economy because free market economy के अलावा सोशलिस्ट इकोनॉमी में भी ओपन मार्केट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो ही सकते हैं, राइट. डेवलपिंग इकोनॉमी के अलावा डेवलप्ड इकोनॉमी में भी ये सक्सेसफुल हो ही सकते हैं. तो कहाँ पे सक्सेसफुल होंगे? जहाँ पे देयर इज वेल डेवलप्ड बिल एंड सिक्योरिटी मार्केट. ओपन मार्केट ऑपरेशन तब सक्सेसफुल होते हैं यार जब आपका एक प्रॉपर मार्केट है जहाँ पे लोग खरीदते बेचते हैं सिक्योरिटीज issued by government. Correct is option C. According to Keynes, again a different category question you need to mark it. According to Keynes, inflationary gap is caused. क्यों होता है inflationary gap? क्योंकि excess demand है in the economy. Correct is option B. Question number 23. The effects of inflation on the price or price competitiveness of products may be offset by, very good question again. अगर इन्फ्लेशन हो रहा है आपकी इकोनॉमी में तो तुम समझ रहे हो चीजें महंगी हो रही हैं तो बाहर वाले तुम्हारी कंट्री से जनरली खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है. तो आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस हिल जाएगी. क्यों खरीदेंगे बाहर के लोग आपसे? तो अगर हमको इसको ऑफसेट करना है, इसका इफेक्ट रिड्यूस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी करेंगे क्या? तो बेटा अगर एप्रिशिएट कर दिया तो हमारी करेंसी और महंगी हो गई, और करेंसी महंगी हो जाएगी तो फिर ऐसी सिचुएशन में बाहर की करेंसी में कोई हमारे यहाँ से गुड्स खरीदेगा तो उसको और महंगा पड़ेगा. तो इसकी वजह से ऑफसेट नहीं होगा ये. ऑप्शन बी है रिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी. रिवैल्यू कर दी, फिर से करेंसी के रेट बढ़ा दिए, तो भी ऑफसेट नहीं हो पाएगा. ई है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी. बेटा अगर हमारी करेंसी सस्ती हो गई इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज इन इंटरनेशनल मार्केट, तो ये डेफिनेटली हो सकता है कि बाहर के लोग हमारे यहाँ फिर भी खरीदी करते रहेंगे. हमको क्या सिचुएशन बतानी है? Sorry. हमको ये बताना है effect of inflation on price competitiveness of a country's products may be offset. इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी में तो लोग जनरली आपकी कंट्री से कम खरीदेंगे, लेकिन अगर आपको इसका इम्पैक्ट कम करना है तो आपको अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट करना पड़ेगा. जैसे ही वो डेप्रिशिएट हो जाएगी तो लोग आपकी कंट्री में फिर से खरीदी शुरू कर देंगे क्योंकि एक्सपोर्ट्स अब उनको सस्ते पड़ रहे हैं, ठीक है. हमारी कंट्री को एक्सपोर्ट सस्ते पड़ रहे हैं दूसरी कंट्री में, और वो हमारी कंट्री से ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है तो. वेरी गुड क्वेश्चन अगेन. व्हाट इज सीडीआर? सीडीआर क्या होता है? ऑप्शन ए है रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन करेंसी टू दैट ऑफ मनी हेल्ड इन बैंक डिपॉजिट्स. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कैश डिपॉजिट रेशियो इसी को बोलते हैं. और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 25. रियल जीडीपी देके रखा है 450. नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100 दैट गिव्स अस प्राइस इंडेक्स या फिर जीडीपी डिफ्लेटर. ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं. नॉमिनल जीडीपी निकालना है, प्राइस इंडेक्स 120 देके रखा है और रियल जीडीपी देके रखा है 450 इंटू 100. तो ये 0 और 0 कैंसिल, 0 0 अगेन कैंसिल. 45 इंटू 12 विल गिव अस 540. नॉमिनल जीडीपी आ गया है 540. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. फॉर एनी क्वेरीज यू कैन पोस्ट इन द कमेंट